भव्य बिश्नोई या फिर जयप्रकाश की ही बात हो रही है, बाकी किसी की तो बात हो ही नहीं रही? निश्चित रूप से आपका कहना दुरुस्त है विनय, की मुख्य रूप से अगर मुकाबले की बात की जाए तो शुरू से ही लग रहा था कि दोनों ही उम्मीदवारों में मुकाबला है और वो कांटे का मुकाबला है। हालांकि अगर कई जगह बात की गई है मतदाताओं से, तो वो अभी भी चौधरी भजनलाल से अपने आप जुड़ाव अपना देखते हैं और वे खुले रूप में कहते हैं कि इस चुनाव में जो है चौधरी भजनलाल का एक तरह से जुड़ाव उनका रहा है। इस बात पे इस तरह की बातें भी रखी हैं। लेकिन मुकाबला जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था कि 3 जोन में अगर बांट दिया जाए इसको, तो तीनों ही जोन में मुकाबला दिलचस्पी भरा है। हालांकि आदमपुर जोन की बात करें तो वहाँ जो भव्य बिश्नोई है उनका एक दबदबा अलग है, उनके परिवार का दबदबा अलग है, और काजला और बालसमंद जो इलाका है वो अलग तरह का है। उसमें जो मुकाबला अलग तरह का देखने को मिल रहा है। जी विनय जी। और अमित, एक चीज और, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के नजरिए से भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, और आप तो लगातार वहां पर हैं ही ग्राउंड में मौजूद, और लगातार आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह के इंतजाम हैं। और हम अभी देख रहे हैं कि खुद तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो अलग हम बात करें हम पुलिस अधीक्षक हो, या फिर इनके अलावा जितने भी अधिकारीगण हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो लगातार देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इस बार? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इसी तरीके से ये जो मतदान है वो संपन्न भी होगा। कि बिल्कुल विनय, किसी प्रकार की कोई चूक जो है वो सुरक्षा के लिहाज से, कोई अप्रिय घटना को रोकने के लिहाज से तमाम इंतजाम जो है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 180 पोलिंग बूथों पर आधारित यह क्षेत्र बनाया गया है, और 1,72,000 के करीब जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। और संवेदनशील और अति संवेदनशील के जो दायरे में मतदान केंद्र रखे गए हैं वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, और वहाँ मौजूद है लगातार पुलिस का और साथ साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वहाँ तैनात है। तो ऐसे में कोई किसी प्रकार की कोर कसर बाकी न रह जाए। लोग अपना मतदान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से करें, निर्भय होकर करें, निर्भीक होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उत्साह से इस लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसे तमाम प्रबंध जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं, और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार अधिकारी भी हर बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग टुकड़ियों में अधिकारी हैं, कभी जो एसपी पहुंच रहे हैं, कभी डीएसपी जो लगाए गए, कई ड्यूटी मजिस्ट्रेट इलाकों के लगाए गए हैं, वे भी अपने अपने इलाकों में घूम रहे हैं ताकि लोगों में किसी प्रकार की असुरक्षा की भाव ना हो, वे अपने खुलकर अपना मतदान करने के लिए आगे बढ़कर आए। जी विनय। और अमित, एक चीज और मैं, क्योंकि अभी चलिए ठीक है, जिस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उस क्षेत्र की, क्या पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो उस राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में इस बार अगर बढ़ता है तो इसके हम क्या नतीजे देखेंगे, किस तरह से उस तस्वीर को आगे हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत के ट्रेंड की, तो हरियाणा में लोग उत्साह से भागीदारी लेते हैं, और खासतौर पर लोकतंत्र का कोई भी ऐसा उत्सव नहीं है जिसमें हरियाणा के लोग पीछे रहे हों। और उपचुनाव की अगर बात करें, उपचुनाव में ज्यादा मतदान आता है, क्योंकि यहाँ एक ही चुनाव होता है और तमाम लोग जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वे आगे बढ़कर आते हैं। तो इस उपचुनाव के लिहाज से भी अगर बात करें तो मतदान करने के लिए लोग जिस प्रकार से सुबह से आगे आ रहे हैं, तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो अंतिम दौर तक निकल कर आ जाएगा। अभी 11 बजे का समय है, अभी काफी लोग अभी आना बाकी हैं, और अभी कतारबद्ध है लोग। अभी वोटिंग प्रतिशत लगातार आगे आएगा, और एक अच्छा खासा मतदान जो है वो आदमपुर की इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। एक और भी बात है कि यह चौथा उपचुनाव इस सीट पर होने जा रहा है। इससे पहले भी 3 उपचुनाव हुए हैं। हालांकि एक और भी इस पूरे लगातार जो पूरे ही जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लेकर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि 54 साल का एक सफर, वो राजनीतिक सफर जो चौधरी भजनलाल के साथ आदमपुर की जनता ने तय किया है, और अब भजनलाल की तीसरी पीढ़ी, उनके पोते भव्य बिश्नोई मैदान में है। तो एक और मौका, और उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव के जरिए ही भजनलाल परिवार ने सियासत में अपनी एंट्री की। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उनकी माता जी है जसमा देवी, वे भी उपचुनाव के जरिए आई मैदान में और आगे बढ़ी राजनीति में। और उसके बाद जो रेणुका बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी, वे भी आगे बढ़ी। अब भव्य बिश्नोई हैं, वे भी इस उपचुनाव के जरिए अपनी
सियासत को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उन्होंने अपना भाग्य हिसार लोकसभा क्षेत्र में आजमाया था, उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह एक जो राजनीतिक पिच है जो उपचुनाव के रूप में उनके सामने आई है, उसमें देखने वाली बात होगी किस प्रकार से उनकी बैटिंग का लोग समर्थन करते हैं। जी। और एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था अमित आपसे कि जिस तरह से ये वोटिंग प्रतिशत की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, हम यहाँ के इतिहास की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितना आप लोगों ने बात की या ज्योति सांगवान ने जितनी बात की, वहाँ लोगों का जो एक रेस्पॉन्स है उसे देखकर, क्योंकि भव्य विश्नोई की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, उसके पीछे आप क्या कुछ वजह मानते हैं? क्या एक वजह ये भी मानी जाए कि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि सत्ता में भागीदारी करने के लिए एक ये बड़ा मौका है आदमपुर के लिए, और अगर सत्ता के साथ चलेगा काम तो फिर आदमपुर का जो विकास है उसमें और ज्यादा तेजी लाई जा सकती है, एक ये बड़ा कारण मानते हैं आप? निश्चित रूप से विनय, यह एक बड़ा कारण रह सकता है, क्योंकि 1991 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। 1996 तक वे हरियाणा में मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद चुनाव हुए, चौधरी बंसीलाल की सरकार आई और भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, और उसके बाद से लगातार जब एक तरह से बात करें तो आदमपुर हल्का तब से लेकर अब तक 26 साल हो गए सत्ता से नहीं जुड़ पाया। तो एक नया अवसर जो है वो राज में हिस्सेदारी डालने का आया है। तमाम नेताओं ने भी इस तरह की बातें की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आए, उन्होंने भी इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया और स्पष्ट रूप से कहा कि भव्य विश्नोई का मुझे हाथ पकड़ा दो, फिर मैं कायाकल्प कर दूंगा इस हल्के की। और तमाम बातें उन्होंने भी रखी। तमाम नेता गठबंधन के वहां पंचायत रहे और एक तरह से आशीर्वाद देने की दिखाई दी, एक शक्ति पूरी दिखाने की कोशिश की गई कि पूरा परिवार, जो पूरी सियासत है जो वो भव्य विश्नोई के साथ खड़ी है, तो इस प्रकार का एक दिखाने की पूरी कोशिश की गई। और साथ साथ अगर बात करें तो इस इलाके का ट्रेंड रहा है, यहाँ भजनलाल का जो एक विरासत है वो एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। तमाम चीजों से अब एक भाजपा के साथ जो मिले हैं कुलदीप बिश्नोई, जो शामिल हुए, कांग्रेस को छोड़ा और उपचुनाव आया, तो इस बात को लेकर भी लोगों में उत्साह है कि निश्चित रूप से अब विकास की एक नई बयार जो है वो बहेगी। एक उम्मीद है, एक भरोसा है, और इस प्रकार का भरोसा जो है वो दिलाने की कोशिश भी उस समय की गई थी। अब देखने वाली बात है कि मतदाता किस प्रकार का रुख रखता है, क्योंकि वह भी चाहता है कि विकास के प्रक्रिया जो टूट गई थी वो शायद अब सत्ता में जुड़ने के बाद जुड़ जाए। इस प्रकार के विचार भी लोगों ने, हमारे जब लगातार हम लोगों से बातचीत की, उन्होंने इस बातों को रखा था कि सरकार से जुड़ने के क्या लाभ होते हैं और हम इस प्रकार को देखते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने उठाई थी। जी विनय। अमित, एक चीज और, 1,71,000 से ज्यादा वोटर हैं और उनमें अगर हम एक आयु वर्ग, खास आयु वर्ग की बात करें अमित यहाँ पर, तो 39 साल तक के जो मतदाता हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 81,000 के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका रुख देखना होगा कि किधर की तरफ जाता है, क्योंकि यही तय करेगा कि कौन आदमपुर के सिंहासन पर बैठेगा। निश्चित रूप से विनय की किसी भी चुनाव में युवा वर्ग की एक बड़ी भागीदारी होती है, और युवा जो है वो चुनावी तस्वीर बदलने का मादा रखता है अपने आप में, और यही एक कोशिश युवा की रहती है। और इसीलिए ज्यादातर जो राजनीतिक लोग हैं, ज्यादातर राजनेता हैं, वे जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं मैदान में, तो युवा उनका फोकस रहता है, युवाओं का जो मन है वो टटोला जाए। और हमने भी लगातार इस हल्के के युवाओं से भी बात करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से युवा वर्ग भी चाहता है कि इस हल्के का अब विकास होना चाहिए, क्योंकि 26 साल का एक सफर है। कोई बच्चा अगर 1996 में पैदा हुआ होगा तो उसने आदमपुर में अब तक जो है वो विकास कहीं ना कहीं अधूरापन देखा होगा। आज वो युवा है तो निश्चित उसके मन में उसकी भावना होगी कि हमारा भी जो इलाका है वो विकास के दौड़ में आगे बढ़े। हालांकि एक बात जरूर तमाम नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बात कही कि विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं रखा जाता, पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में एक समान विकास किया जाता है और जो राशि है वो विकास की समान रूप से दी जाती है। हालांकि एक अच्छा कदम है कि तमाम विधायकों को 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार की ओर से दी जाती है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। वो कार्य लेकर आता है, उसके अलावा भी जरूरत पड़ती है वहाँ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन युवा वर्ग के मन में अभी भी इस बात को रहता है कि क्या देखा जाए, सामने चेहरा कौन सा है। अब हालांकि अगर युवाओं की बात करें तो सबसे जो युवा चेहरे के रूप में भव्य विश्नोई आगे है, तो देखने वाली बात होगी कि इस युवा चेहरे को कितना समर्थन क्या दिखता है। और दूसरी ओर कांग्रेस के जयप्रकाश हैं, वे भी लगातार विकास की और तमाम बातें उन्होंने उठाई है। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के जो नारे रहे, क्या रहे, कौन से लोग नारों की ऊपर उनका कितना रुझान रहा। अब तीसरी पीढ़ी जो चौधरी भजनलाल की आई है उसको कितना समर्थन मिलेगा। जो जयप्रकाश आए हैं वे 13 साल
ये हल्के में आए, क्योंकि एक माइनस पॉइंट के रूप में भी देखा गया हल्के की ओर से कि जो जब 2009 में चुनाव लड़ने आए थे उसके बाद इतना लंबा समय निकाला उन्होंने, अपने संपर्क में नहीं रहे, एक ये माइनस पॉइंट के रूप में उनका देखा गया। लोगों ने भी कहा, देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य रूप से दोनों में मुकाबला है, हल्के के मतदाता क्या रुख रखते हैं, यह उनके मतदान प्रतिशत पर भी निर्भर करेगा और युवाओं की जो सोच पर भी निर्भर करेगा। जी अमित, एक सवाल और लूंगा, फिर मैं अपने सहयोगी हितेंद्र के पास भी जाऊंगा। आपसे एक सवाल और लेना चाहता था मैं कि आप इससे पहले आपने बताया कि उपचुनाव हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। उस उपचुनाव से, उन उपचुनावों की अगर बात करें जो पिछली बार हो चुके हैं, और इस उपचुनाव को आप कितना अलग मानते हैं और किस नजरिए से मानते हैं? जी विनय, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। और जो पहले 3 उपचुनाव हुए हैं वो वजह उसकी कोई खास नहीं रही। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि उपचुनाव कहीं ना कहीं कोई अप्रिय कोई हो जाए, कोई ऐसा इस प्रकार का कोई हो जाता है तब होते हैं। लेकिन यहाँ उपचुनाव जो है वो इस्तीफा देने की वजह से अलग अलग राजनीतिक कारण रहे। चौधरी भजनलाल के समय में पहला उपचुनाव हुआ, उस समय उन्होंने जो कहीं और से जो चुनाव उन्होंने जीत लिया था, उसके बाद उपचुनाव करवाने की नौबत आई, तब हुआ। और अब आज का जो अगर उपचुनाव की बात करें, अब इस उपचुनाव में तो तमाम चीजें बदल चुकी हैं। आज सरकार में रहते हुए उपचुनाव होने जा रहा है, सरकार में शामिल है, एक तरह से सरकार का हिस्सा है। जो उम्मीदवार हैं वे भजनलाल परिवार के, हालांकि इससे पहले सत्ता के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ी। और भाजपा की बात करें, हालांकि पहले उनको कभी समर्थन लोगों ने नहीं मिला। अब आज के उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर जयंती लाल, जो भी भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी उससे पहले सत्ता में जब कांग्रेस थी उस समय उपचुनाव हुआ, तब चौधरी रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। आज के कैबिनेट मंत्री हैं। उससे पहले बंसीलाल के समय में चुनाव हुआ, सुरेंद्र सिंह उनके पुत्र थे, चुनाव लड़े। वो अब आज जो है वो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज का मतदाता बदल चुके हैं। आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं और तमाम तरह के आधुनिक दौर में यह उपचुनाव होने जा रहा है। तो एक नई तस्वीर जो इस चुनाव में उभर कर आई है, चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है। अब चुनाव प्रचार अलग तरीके से हो रहा है, तो तमाम बातें नई आ गई इस उपचुनाव में। और देखने वाली बात होगी कि इस नए माहौल में नए उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में आए हैं। हालांकि जयप्रकाश की बात करें, पहले वे भजनलाल से भी चुनाव हार गए थे, कुलदीप बिश्नोई से भी उन्होंने चुनाव हारा, तीसरी बार वे भव्य बिश्नोई के सामने आए हैं। तो देखने वाली बात होगी इस चुनाव में क्या कुछ मतदाता अपना मन जो है वो ईवीएम में डालते हैं। और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी, इसके बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी विजय, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, जिस तरह से वोटिंग की रफ्तार चल रही है उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? लग रहा है इस बार पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होगी, और वोटिंग ज्यादा हुई तो आप क्या मानते हैं, आपके लिए कितनी बेहतर होगी ये चीज, या क्या नेगेटिव वे में जाएगी ये चीज? देखिए, आदमपुर की जनता ने मन बना लिया है। आपके चैनल को मैं लगातार देख रहा हूं जी, और पूरा देश इस चैनल को देख रहा है, हरियाणा न्यूज को जी जी। जिस प्रकार वहां की जनता खुले तौर पर युवा वर्ग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो बोल रहे हैं जी कि आदमपुर में 8 साल में विकास नाम का कोई काम नहीं हुआ, सड़कों की हालत बिल्कुल खराब, पीने की पानी की समस्या, सफाई की व्यवस्था, जोड़ों में पानी की तकलीफ, यहाँ तक कि बेरोजगारी, सिर चढ़ के बोल दी, किसी को रोजगार नहीं मिला। स्कूलों के अंदर जो है स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। ये सारे मुद्दे लोगों ने आपके चैनल पर बताया। जो बहुत सीनियर आपकी रिपोर्टर ज्योति जी लगातार वोटरों के बीच खड़ी है और वोटरों से रिपोर्ट ले रही है, भी क्या समस्या है, क्या बात है, क्या चाहते हैं। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से भी आभास हुआ, और वैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट में बराबर लगातार ले रहा हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के पास कहने लिए कुछ नहीं है। आप देखिए, किसान बोल रहा था लंबी लंबी लाइन डीपी खाद के लिए लगी हुई है, खाद मिल नहीं रही है। तो खाद ही नहीं मिलेगी तो खेती कैसे करेंगे? आज किसान
कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता इस सरकार से दुखी है, सरकार से मुक्ति चाहती है। चुनाव जो भव्य बिश्नोई किस नाम का चुनाव लड़ रहा है, सब इस बात का कि हम 26 साल में कुछ नहीं करवा पाए, ये 2 साल जो सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी हम काम करवाएंगे। ये ढूंढे नहीं पाएंगे, जीतने के बाद विदेश चला जाएगा। लोगों ने ये भी कहा बब्बे बिश्नोई कभी गांवों के अंदर मिलने तक नहीं आया, किसी से राम राम नहीं, किसी से श्याम श्याम नहीं। भजन लाल का जो कार्यकाल था 91 से लेकर 96 लोग याद करते हैं भी, उसने बड़े काम किए, नौकरी भी लगाई और आदमपुर के हल्के का काम भी किया और सीधा संपर्क आदमपुर हल्के की जनता के बीच में चौधरी भजन लाल जी का रहा। वो हर दुख सुख में शामिल होते थे, ना तो बापू आवे ना बिट्टा आवे है, ना उसकी घरवाली आवे, विकास की बात वोट के लिए अधिकार भी आदमपुर मारो है। चलिए अब विकास की बात करें तो क्या जो वहाँ चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मौजूदा जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वहाँ विकास नहीं हुआ, तो मौजूदा जो विधायक होगा, जबकि अगर कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें जो पूर्व कांग्रेस नेता हैं, आपकी पार्टी से ही रहे हैं, तो उनकी भी एक भागीदारी रही, उन्होंने भी समय समय पर बातें उठाई होंगी या नहीं उठाई होंगी, तो फेल्योर तो दोनों तरफ से हुई। फिर ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी सीटिंग विधायक की होती है। जब सीटिंग विधायक वहां पे बैठा है और कांग्रेस का विधायक था, जनता ने वोट दी इस नाम की थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस के नाम की वोट थी। इसने उस वोट को बेचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ गया। सबसे बड़ा जनता धोखा क्या किया, जनता ने कांग्रेस के नाम का वोट देके विधायक बनाया, इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए वो राज्यसभा में वोट भाजपा के प्रत्याशी को हक में दे दिया। आपके सामने है कितना बड़ा धोखा किया। ईब क्या है, ईब क्या कहते हैं, यही तो बात कर रहा था बजरंग दास जी, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर फेल्योर है तो ये पार्टी की फेल्योर नहीं है। अगर आपके किसी विधायक की फेल्योर रही है तो ये पार्टी की भी तो फेल्योर हुई। फिर मैं यही तो बताना चाहता हूं मेरे साथी, पार्टी की फेलियर जब होती है जब पार्टी के अंदर आप देखिए ओपी धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, उसने एक बयान दिया भाई सरकार हमेशा विकास कार्य कराती है, कराने वाला चाहिए। ये नहीं कि सदा का विधायक ही करवा सकता है, मजबूत अगर विधायक विपक्ष का हो वो भी काम करवा सकता है। जयप्रकाश मजबूत कैंडिडेट था, मजबूत विधायक भी रहा है और मजबूत विपक्ष का नेता रहा है। उसने हमेशा जो भी काम कहा है अपने दम पे करवाया। ठीक है सर, सरकार आता हूं सर मैं एक बार मजबूत अपडेट लेना है। बजरंग दास जी अपडेट लेना। मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मुझे डीपी कौशिक जी के पास भी जाना है। हाँ हितेंद्र, क्या अपडेट है? जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई थी, सर मैं आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन कर रहा हूँ। अपडेट मुझे पल पल की जानकारी देनी है क्योंकि, और ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे चैनल की जिम्मेदारी कि हम एक एक अपडेट बताते रहे। हितेंद्र, जिस तरह से शुरुआत हुई सुबह वोटिंग की हम बात करें और 7 से 9 का वो एक टाइम पीरियड और 9 के बाद 11 की अभी तक की हम बात करें, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है कि जो वोटिंग की रफ्तार है उसमें तेजी आई है? बिल्कुल विनय, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, अभी तक हालांकि कोई डेटा तो जारी नहीं किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ तौर पर यह देखने को मिला कि जिस तरह से सुबह सवेरे ही वोटर्स अपने घरों से निकल करके मतदान करने के लिए पहुंचे, सुबह से ही हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें तमाम बूथों पर दिखाई दी और बड़ी संख्या में जो है और वोट डालने के लिए वहां के लोग पहुंचे और ये साफ तौर पर यह जाहिर हुआ है इस बार ये वहां पर माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है कि क्या मूड जनता का है, वो भी भांपने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या कुछ वहां पर देखने वाला, कितना कड़ा ये मुकाबला माना जा रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पर ये मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। भव्य बिश्नोई बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो वही कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन अभी भी
जो भावनात्मक रिश्ता है भजनलाल परिवार के साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो अभी भी उसी ओर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरी मौका बता रहे हैं, तो इसलिए दिलचस्प हो जाएगा ये मुकाबला। और ये देखने वाली बात रहेगी कि बेहद दिलचस्प जब नतीजे आएंगे 6 तारीख को, उस दिन का अब इंतजार रहेगा, क्योंकि वोटिंग में तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोटिंग में आज यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन सकता है, जिस तरह की उम्मीद की गई है। रिकॉर्ड बन सकता है क्योंकि वोटिंग को लेकर उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ, और बीजेपी की भी जरा पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि बजरंग दास जी तो बहुत देर से कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कौशिक साहब, ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो बातचीत हो रही है पूरी सिर्फ इसी बात पर हो रही है कि विकास नहीं हुआ है, तो अभी आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? और दूसरी चीज, वोटिंग को लेकर हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। विनय जी देखिए, बजरंग दास जी जो बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों में विकास नहीं हुआ, विपक्ष का विकास नहीं हुआ, दूसरी पार्टियों में विकास नहीं हुआ, मान लेता हूँ मैं। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं पार्टी ने दी हैं, जो 25 करोड़ का बजट हम लोगों ने एलोकेट किया हुआ है एक विधायक के नाम पे, वो विधायक लगाता है उसको, वो अपनी मर्जी से व्यवस्था के अनुसार लोगों के बीच में रहता है, उसको लगाना होता है। और पार्टी देखिए बीजेपी का तो फंडा क्लियर है, उन्होंने भाई इतना बजट पहली बार हुआ एक विधायक के नाम पर, वो पैसा वो सुविधाएं देने के लिए दिया जाता है। अब उन्हें क्या किया क्या नहीं किया, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं रही होगी आदमपुर अंदर। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी रही है तो हमने कहा है ना, जनता सरकार के साथ आएगी और सरकार के साथ काम होंगे, उनके जो बचे छोटे मोटे काम बचेंगे। जहाँ तक जीत का सवाल है, मैंने पहले ही बताया 40,000 का आंकड़ा पार करेंगे हम जीत का। तो आदमपुर की जनता ये दिखा देगी, जो भगोड़े थे यहाँ के, जिन्होंने 2000 आपको पता ही 4 में सत्ता खोसी थी भजनलाल जी से, किस मुंह से आगे सत्ता मांग रहे हैं मुझे बताइए। इतना बड़ा धोखा तो भजनलाल जी को दिया था, भजनलाल परिवार को दिया था, आदमपुर की जनता को दिया था, वो जनता कैसे भूल जाएगी? बिल्कुल नहीं भूलेगी वो। और वो वोट की चोट को देखना, बीजेपी को इतनी भारी बहुतों से जिता के माननीय कुलदीप बिश्नोई को सत्ता में भेजेगी और सत्ता में भागीदारी रहेगी, तो ताकि आदमपुर की जनता के बच्चों के काम सारे पूरे होंगे। अच्छी एक सुविधा वहाँ पे दी जाएगी सरकार द्वारा। जी चलिए, गर्ग साहब आगे आपका नंबर, आप इंतजार कर रहे थे और आप बहुत देर से कह रहे थे ना कि यही बात की विकास विकास विकास, उसके लिए बेहतर होता है कि हम सत्ता पक्ष से ज्यादा जवाब ले लें, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है। कौशिक जी ने अपनी बात रखी, मैं मेरे साथी है कौशिक जी, मेरे अजीज है। कौशिक जी को बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, गांव की जनता बोल रही है, और जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं वो बोल रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने भी दिखाया, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल के बच्चों के लिए बैठने के लिए वहां पे बेंच नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कमरे की व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी बारिश आ जाओ छत टप टप करती है सरकारी स्कूलों की। वहां तक कि आप देखोगे वहां पर स्कूलों का हिंदी के टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश के टीचर नहीं है, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, पीएन तक नहीं है, स्टाफ की कमी है। स्कूल के बच्चे स्कूल के ताला लगाकर स्कूल के गेट के बाहर बैठे हैं, भाई हमारा स्टाफ पूरा करो, हमारा सिस्टम बनाइए। और यहाँ तक कि किसान मुआवजा के लिए आदमपुर में, बालसमंद में और हिसार के अंदर धरना दे रहे हैं। आंगनबाड़ी की वर्कर महिलाएं जो है वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है, आपके सामने है। जहाँ की जिनका जो विकास बोल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जब कुलदीप बिश्नोई जब 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, उसने स्पष्ट शब्दों में के अंदर अपने भाषण में एक बार नहीं अनेकों बार माफी मांगी भी हाँ हमारी कमी रही है, हमारा मेल जोल में कमी रही है, हो सकता है हमने काम नहीं करवाए हो। भाई वोट की चोट मत मारना, वोट दे देना, 2 साल में आपकी रड़क निकाल देंगे। और ये कहते हैं भी भजनलाल जी से धोखा किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ साथी से, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसे उन्हें पहले जब आदमपुर में रैली की थी, खट्टर साहब ने एक बात कहा था, ये भजनलाल के घर के अंदर पूत नहीं कपूत, ये कपूत की सजा दी थी। मैं आपको भी ऑडियो दिखाया, कपूत पैदा हुआ है और आदम का विनाश करने में लगा हुआ है। और यही कुलदीप बिश्नोई 8 महीने पहले कहता था कि हरियाणा का विनाश अगर किसी ने किया है वो मनोहर लाल खट्टर है, विकास नहीं विनाश पुत्र है। और ये भी कहा था
भाई हरियाणा मतलब देश के अंदर सबसे कमजोर, सबसे बोधा मुख्यमंत्री कोई है तो हरियाणा राज्य का मनोहर लाल खट्टर। ये तो अफसर की बात हो गई। मैं नहीं कह रहा था, ये भाई कुलदीप की वर्डिंग बोल रहा हूँ। बजरंग दास जी देखिए, इससे पहले जब वो आपके साथ थे तो आप उनको बहुत अच्छा बताते थे, जैसे जैसे उन्होंने थोड़े तीखे तेवर अपनाए तो आपने उनको फिर, आप समझ ही सकते हैं मैं आप इससे ज्यादा क्या कहूँ। कौशिक साहब क्या लगता है इस बार की अगर हम बात करें तो? देखो साथी, मैंने उसकी आलोचना नहीं की अभी तक, मैंने कुलदीप भाई की कोई आलोचना नहीं की, मैंने उनकी वर्डिंग बताई है, उनकी बात याद दिलवाई है कि इस प्रकार जिसका गिरगट रंग बदलते हैं उस प्रकार गिरगट रंग बदल रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप सारे, आपकी टीम लगी हुई है, आज से नहीं, मैं लगातार कई दिन से आपकी टीम देख रहा हूँ, मैं आदमपुर हल्के में गया हूँ, आपकी टीम सर्वे कर रही है, सारा तोड़ आपके सामने है। आज जनता में बड़ी भारी नाराजगी किस सरकार के भी प्रति है, सबसे ज्यादा नाराजगी है कुलदीप के प्रति। ये कहते हैं हमारा गढ़ है, हमारा घर है, जनता हमें गाल बकलेगी, हमसे नाराज भी है। ये सभी तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। डीपी कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार की अगर हम बात करें कि युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है आप लोगों की तरफ से? ठीक है, आता हूँ आपके पास। बिक्री है, इन्होंने बड़ा घर के अंदर किसी में। गर्ग साहब आ जाता हूं मैं आपके पास, रुकिए एक बार जरा डीपी कौशिक जी से भी जवाब ले लूं मैं। कौशिक साहब क्या लगता है इस बार एक युवा वर्ग की अगर बात की जाए, क्योंकि युवा वर्ग एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है यहाँ पर, और युवाओं को लेकर इस बार काफी कुछ कहा भी गया है, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया है, और हम देख भी रहे हैं कि जब वोटर वहां आ रहे हैं तो उसमें युवा वर्ग में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो खासतौर पर युवाओं की अगर बात करें तो एक बड़ी भूमिका निभाएगा, और आने वाले समय में भी युवा ही, क्योंकि देश का भविष्य होते हैं, तो युवाओं को साधने की कोशिश की गई है आपकी तरफ से। क्या मानते हैं कि एक बड़ी, जो कहेंगे कि आखिरी जो लड़ाई होगी उसे युवा ही पार लगाएंगे आपके लिए? क्योंकि विनय जी, जब हमारी सरकार 2014 हमारी बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री का भी एक ही नारा था, युवा साथी हमारे साथ हैं और युवाओं के भविष्य उज्जवल करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। और यही माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि युवाओं के साथ हमारा हमेशा ही वो रहेगा। युवा आज की डेट में मान लीजिए जैसे भव्य विश्वमती के साथ वहाँ का युवा लगा हुआ है, वैसे तो पूरा प्रदेश का, देश का युवा हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उनको हमारे से उम्मीद भी है, और उम्मीदों को हम खरा उतरने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ये चीज मुझे पता है कि युवाओं का साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जितनी तत्परता वहाँ पे आपको। लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि सर युवा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, बेरोजगारी को लेकर परेशान है, या फिर ये जी जी क्या बोलेंगे विपक्ष? कुछ तो बोलेगा ना बेचारा, मेरे भाई नहीं बोलेंगे तो फिर यहाँ बैठे किस लिए? उनको तो इनको तो लगाना ही है ना, वो युवाओं का लगाए, वो बेरोजगारी का लगाए, वो महंगाई का लगाए। अभी केड़ी कोड़ी बात है, यही हमारी सरकार में होती है, इनकी सरकार में होती है, ये तो कहने की बातें होती है। युवाओं से पूछिए, हम युवाओं के लिए कितने रोजगार लेकर आ रहे हैं? हम आज युवाओं को रोजगार नहीं, रोजगार देने वाले बना रहे हैं। कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी दी है, माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पे दी है, तो युवा क्यों नहीं जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से? मतलब जब से हमारी सरकार है तब से युवाओं का एक उम्मीद है, और माननीय उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री ही पूरा कर सकते हैं। ठीक ठीक। हितेंद्र क्या लगता है, क्योंकि जो वोटर्स की मैं संख्या देख रहा हूँ 1,71,473, इनमें जो ज़्यादा है वो युवा है, युवाओं की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, और ये एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, और शायद यही वजह रही है कि आपने भी देखा है, शुरुआत से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, युवाओं के साथ संवाद किया था उन्होंने, युवाओं पर खासा फोकस किया जा रहा है, तो इसमें माने कि एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं। बिल्कुल एक फोकस किया गया है। भव्य बिश्नोई को जब से चुनावी मैदान में उतारा गया तो कुलदीप बिश्नोई या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो उनकी तारीफ में ये कहते हुए नजर आए कि विदेश से पढ़ा हुआ अच्छा युवा है और अच्छा यहाँ पर काम करवाएगा। तो एक युवा की छवि बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, भव्य को सामने ला करके युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जिम्मेदारी अब भव्य के कंधों पर होगी कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, पार्टी की भी, भजन लाल परिवार की भी, और उन युवाओं की भी जो एक बार फिर से आखिरी मौका देना चाह रहे हैं भव्य बिश्नोई को। क्योंकि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें नाराजगी तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि एक परिवार जब इतने लंबे
समय से वहां पर सत्ता में रहा हो, भले ही विपक्ष में रहना पड़ा हो, लेकिन जब किसी ने उनको चुन करके भेजा तो उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाए और नाराजगियां हो भी जाती हैं ऐसे में। लेकिन फिर भी एक मौका देने की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा जो जुड़े, कुछ युवाओं की जो प्रतिक्रिया हमने अपने दर्शकों को सुनवाई, तो साफ तौर पर उसमें दिखाई देता है कि भजन लाल परिवार से किनारा तो नहीं किया जा सकता। कुछ लोग विपक्ष में होंगे, कुछ लोग उनके पक्ष में होंगे, लेकिन भजन लाल परिवार यहाँ पर फोकस में है। जो केंद्र है यहाँ पर इस उपचुनाव का वो भजन लाल परिवार ही है, भव्य बिश्नोई उसमें है और साफ तौर पर उनके खिलाफ या फिर उनके पक्ष में लोग दिखाई दिए। लेकिन अगर बात यहाँ पर करें तो गौर करने वाली बात यह है कि भव्य जो विदेशों में पड़े हैं उनकी इस छवि को, जहां एक तरफ विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि ये विदेश में इससे जाना पड़ेगा मिलने के लिए, कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली जाना पड़ता था मिलने, तो अब भव्य से विदेश जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो वही जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं दर्शकों के बीच में एक संदेश भी गया कि विदेशों से पढ़ा हुआ अगर कोई युवा है तो वो क्षेत्र के बारे में भी सोचेगा, और अगर नहीं सोचेगा तो अगली बार ज्यादा दूर नहीं है, अगले चुनाव 2024 में है, तो उसके उस वक्त पर वोट की चोट से जो है उसको उस बात का एहसास भी करवाया जा सकता है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया हितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही हमारे साथ बजरंग दास जी जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि युवा वर्ग पर हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है मतदाताओं की, और इसी वजह से युवाओं पर खास फोकस रहा है इस बार सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। और ये जो युवा वर्ग है ये किसके दावों पर ज्यादा यकीन करता है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल एक यहां पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा न्यूज के जरिए हम आपको पल पल का, एक एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वोटिंग चल रही है और किस तरह का उत्साह देखने को मिला। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। The premium menswear fabric, Chinal Fabrics. हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। एक्शन जैसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। बंटी की सेंचुरी पे पूरा परिवार उछलता है, पर अफसोस बंटी का बल्ला मोबाइल पर ही चलता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। अब ये मत पूछिएगा कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। बचपन का मजा और बढ़ जाता है जब बॉल सच्ची के आसमान में जाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। The premium menswear fabric, Chinal Fabrics.
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। खिले खिले है खेत हमारे बोपाराए बोपाराए, है बुलंद उद्योग हमारे बोपाराए बोपाराए, घर घर छाए खुशहाली बोपाराए बोपाराए। बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांबर बना कर रखो। अब इतनी जल्दी सांबर कैसे बनाऊं? और सांबर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांबर मसाला डालिए, टेस्टी सांबर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांबर मसाला, अब सांबर बनाना बहुत ही आसान। असली मसाले सच सच, MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स, लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका, जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की बंटी की सेंचुरी पे पूरा परिवार उछलता है, पर अफसोस बंटी का बल्ला मोबाइल पर ही चलता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। अब ये मत पूछिएगा कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। बचपन का मजा और बढ़ जाता है जब बॉल सच्ची के आसमान में जाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच, MDH। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांबर बना कर रखो। अब इतनी जल्दी सांबर कैसे बनाऊं? और सांबर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांबर मसाला डालिए, टेस्टी सांबर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांबर मसाला, अब सांबर बनाना बहुत ही आसान। असली मसाले सच सच, MDH। बंटी की सेंचुरी पे पूरा परिवार उछलता है, पर अफसोस बंटी का बल्ला मोबाइल पर ही चलता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। अब ये मत पूछिएगा कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। बचपन का मजा और बढ़ जाता है जब बॉल सच्ची के आसमान में जाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र और आदमपुर के महासंग्राम पर आज बात हो रही है। आदमपुर में मतदान लगातार जारी है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि बड़ी खबर सामने आ रही है आदमपुर उपचुनाव को लेकर के।
भारी उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों ने भी मतदान किया है। मतदान केंद्रों पर पहुंच करके बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे। कई बूथों में व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए पहुंचे बुजुर्ग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आदमपुर का यह महामुकाबला, और यह मुकाबला काफी दिलचस्प है। बुजुर्गों ने भी पहुंच करके मतदान किया है। व्हील चेयर पर पहुंचे कुछ बुजुर्ग मतदान केंद्रों पर पहुंच करके मतदान करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनेकों ऐसे बुजुर्ग जो मतदान केंद्रों तक पहुंचे मतदान करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिसार में आदमपुर मंडी की ये विधानसभा सीट हिसार जिले में पड़ती है और इस सीट पर आज महामुकाबला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस बार मौका है वहां के लोगों के पास कि सत्ता पक्ष के साथ जाएं या फिर विपक्ष के साथ ही बने रहिए। ये तस्वीरें अब आप देखिए, ये उत्साह है। व्हील चेयर पर बैठ करके किस तरह से बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे, और ये देखिए गोद में उठा करके भी जो युवा हैं वो अपने परिजनों को लेकर के गए वोट डलवाने के लिए। तो कुछ व्हील चेयर पर बुजुर्ग नजर आए। ये अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं और इससे पता चलता है कितना उत्साह है लोगों में। सुबह से वो तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं जब आम लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव को लेकर के हरियाणा बीजेपी प्रभारी की अपील। उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, विप्लव देव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपील की है आदमपुर के लोगों से अधिक मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। ऐसी अपील विप्लव देव ने की है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने अपील की है आदमपुर के लोगों से, उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। विप्लव देव की अपील, अधिक से अधिक मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करें, ऐसी अपील करते हुए वो नजर आए। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और आप ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने एक अपील की आदमपुर के लोगों से कि अधिक से अधिक मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने ये अपील की है आम लोगों से। आदमपुर के आम लोगों से ये अपील उनकी तरफ से की गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 22.51% मतदान अभी तक हुआ है। ये भारी उत्साह आम लोगों में, बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और 11 बजे तक का ये आंकड़ा अपने आप में बताता है जिस तरह से 22.51% मतदान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये एक जो ताज़ा जानकारी सामने आई है आदमपुर में, जिस तरीके से 22.51% अभी तक मतदान हो चुका है, अपने आप में ये दिखाता है कि कितना तेज गति से यहाँ पर मतदान हो रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी भी अभी इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन खासा उत्साह जरूर है आम लोगों में इस चुनाव को लेकर के। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला। कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना पाला बदला, पार्टी बदली और अब ये यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लिए भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ताजा अपडेट जो सामने आई, 22.51% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। खासा उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हितेंद्र, इसे अगर 11 बजे तक की अगर मतदान की बात की जाए तो 22.51 जो प्रतिशत आया है वो कोई बहुत उसे ऊंचाइयों पर वाला भी ज्यादा मतदान प्रतिशत भी नहीं कहा जाएगा, बहुत कम भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ आदमपुर के अगर बात करें तो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो भीड़ दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत आ जाएगा। अभी आ रहे हैं लोग मतदान करने के लिए और यह भी अभी काफी इसमें बूथ अभी शामिल नहीं है जो मतदान प्रतिशत आया है, लेकिन ये तकरीबन मतदान प्रतिशत जो है वो आ चुका है और लगता है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत जब समापन तक सामने आ जाएगा
और इस हल्के में वैसे भी मतदान प्रतिशत सही रहा है और अब उपचुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग व्हील चेयर पर भी आ रहे हैं और लोग बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तमाम जो नेता है अभी भी इस कोशिश में है कि घरों तक जाएं और उनके कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है और वे कार्यकर्ता घरों से लेकर भी लोगों को आ रहे हैं। तो इस प्रकार का एक दौर चल रहा है और निश्चित रूप से अभी कुछ देर में जो है मतदान प्रतिशत अच्छा जो एक नजर आने और लग जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है इसे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती 2 घंटों का जो आंकड़ा सामने आया था 7 बजे से 9 बजे तक का, वो भी 10% से ज्यादा था और अब जो 11 बजे तक का आया है वो भी 22% से ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्योंकि सुबह की भी अगर बात करें तो खासा उत्साह हम लोगों में देखने को मिला। जी बिल्कुल, पूरा उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ही जो मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पहले आपने बताया कि 10% के करीब जो मतदान प्रतिशत आया था और उसके बाद से जो अब नया जो आंकड़ा आया है वो सामने आ चुका है और लगातार जो अभी कुछ देर में भी आप देखोगे तो बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग की सूचनाओं की माने तो यह अभी कुछ इसमें पोलिंग बूथ शामिल नहीं है। तो ऐसे में कंपाइल डाटा एक निकल कर आएगा तो वो एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत आएगा, क्योंकि हर पोलिंग बूथ के आगे जो है लोगों की भीड़ है। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तमाम इंतजाम किए हैं जिससे कोई भी मतदाता जो है वो वंचित न रह जाए अपने मताधिकार से। तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो पोलिंग बूथों के आगे जो बुजुर्गों के दिव्यांगों को लाने के लिए व्हील चेयर लगाई गई है ताकि सुविधाजनक ढंग से उनका मतदान करवाया जा सके और इसी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। और जहां लग रहा था कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है तो वो 2 कैटेगरी उनकी रखी गई है, एक संवेदनशील और एक अति संवेदनशील का जो एक रहता है। वो 36 के करीब ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील के दायरे में है और 39 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील के दायरे में है। तो ऐसे में तमाम इंतजाम किए गए और एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत जो है वो आज इस चुनावी रणभूमि में दिखाई देगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात करें अमित, तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारों ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर एक दबाव रहता है कि मतदान फीसद जो है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या कुछ कोशिशें की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ताकि जो आम लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक लाया जा सके और यहाँ पर मतदान का जो फीसद है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जा सके? उसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जी तेंद्र, अगर बात करें निर्वाचन आयोग की लगातार कोशिशें रहती है। एक और नेता जब प्रचार अभियान चलाए होते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए, उसी बीच निर्वाचन आयोग की टीमें जो है वो मतदाताओं को जागरूक करने के कार्य में जुटी रहती है। उसमें शिक्षकों की भी भूमिका होती है, सामाजिक संस्थाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं और लगातार लोगों के बीच जाती हैं कि मतदान जरूर करें। और चाहे और एक और खास बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब जनसभा करने के लिए आए थे अनाज मंडी आदमपुर में, उस समय भी उन्होंने कहा कि पूजा पाठ से पहले ही मतदान करें, मतलब कोई भी काम करना है वो बाद में करें, पहले मतदान करें। तो तमाम लोगों की यही एक रहती है भावना कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए मतदाता जागरूक होकर मतदान करने के लिए आगे आए ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े और एक लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी का जो एक मौका मिला है, हालांकि उपचुनाव के रूप में मौका मिला है, लेकिन मौका मिला है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, यही एक बड़ी सोच रहती है और यही सोच निर्वाचन आयोग की रहती है। इसीलिए वे लगातार प्रयास करते हैं और सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। घरों से लाने की भी व्यवस्था की जाती है। पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर भी लोगों को लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, प्रशासनिक प्रबंधों की बात करें तो तमाम ऐसे उपाय किए जाते हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया जाता है, उन्हें सहयोगी भी उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो पीने के पानी की और व्यवस्था भी की जाती है। तो ऐसी तमाम कोशिशें हैं कि मतदाता कहीं दिक्कत महसूस न करे और वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथ तक आए। और यही कोशिश आदमपुर में भी है और लगातार जो जिस प्रकार का प्रतिशत सामने आ रहा है, लग रहा है कि कहीं न कहीं कोशिशें जो है वो निर्वाचन आयोग की कारगर होती यहाँ दिखाई दे रही है। और प्रशासन की जो तमाम प्रबंध है वो भी यहाँ किए गए ताकि मतदान का कोई भी प्रतिशत में कोई कमी ना आए और पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हुआ मतदान हासिल हो। जी
बिल्कुल अमित, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें और जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को पहले ही चिन्हित किया गया है, तो वहां पर किस तरह का जो वोट फीसद है वो देखने को मिल रहा है ऐसे खास बूथों पर? कुल 36 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील बूथ जिन्हें माना जाता है, जहां किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की गुंजाइश रहती है। और इसी तरह के 39 ऐसे बूथ हैं जिन्हें अति संवेदनशील बूथों के दायरे में रखा गया है, जहां लगता है कि कोई और बड़ी कोई घटना हो सकती है, कोई कार्यकर्ता आपस में भिड़ सकते हैं, संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। तो ऐसे तमाम उपाय, अर्धसैनिक बलों का वहाँ जो पहरा है वो ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, पुलिस बल भी वहाँ मौजूद रहता है, तमाम इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। और लगातार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और जो तमाम अधिकारी हैं, एसपी लोकेंद्र सिंह लगातार इलाके में घूम रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए, किसी मतदान केंद्र में कमी न रह जाए, कोई किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं देखने के लिए लगातार अधिकारी जा रहे हैं। और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यही कोशिश तमाम जो टीमों की रहती है। जी हितेंद्र। जी अमित, और अगर बात करें उम्मीदवारों की, तो भव्य बिश्नोई और जेपी के बीच भले ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा हो, लेकिन बाकी के उम्मीदवार भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से मतदान चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस बारे में? जितेंद्र, अगर बात करें तो इस चुनावी क्षेत्र में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर 4 जो नाम है वो ही गिने जा रहे हैं, उनका ज्यादा चर्चा रहता है। भाजपा के भव्य बिश्नोई हैं, कांग्रेस के जयप्रकाश है और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से, कोरडाराम नंबरदार जो है वो इनेलो से हैं। तो ऐसे में 3 जो उम्मीदवारों की बात करें, भव्य बिश्नोई, सत्येंद्र और कोरडाराम नंबरदार, तीनों इस आदमपुर क्षेत्र के हैं। उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों को जागरूक भी किया। भव्य बिश्नोई ने अपने पूरे परिवार के साथ अनाज मंडी के 54 नंबर बूथ पर अपना जो मतदान किया, उसके अलावा न्योली खुर्द में सत्येंद्र ने किया और पालसमंद के जो बूथ है उस पर कोरडाराम नंबरदार ने किया। जयप्रकाश इस क्षेत्र में उनका वोट नहीं है, इसलिए वे मताधिकार अपना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मतदान जो कलायत क्षेत्र से किसी गांव से आते हैं वो, तो वहां उनका वोट है। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही अपने नेता अपने मैदान में उतरे हुए हैं और एक उत्साह के साथ लोग भागीदारी करें, इसीलिए वे प्रत्येक बूथ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जहां जहां उनका मजबूत इलाका अगर उन्हें लगता है कि वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं कमजोर न पड़ जाए, उनका उत्साह बढ़ाया जाए, क्योंकि बूथ के जो एक दायरा जो एक रखा गया उसके भीतर ही टेंट लगा होता है उम्मीदवारों का, वो टेंट उसमें उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। वे लगातार उनको कहते हैं कि मतदाताओं तक पहुंचे, कोई वोट ना छूट जाए, अपना वोट ना छूट जाए, जो अपने कार्यकर्ता है वो जाए लोगों के। इस प्रकार का एक वातावरण बना रहता है और वो लगातार दौड़ धूप इस प्रकार की करते रहते हैं ताकि मतदाता तक सीधी पहुंच अंतिम दौर में भी बनाई जा सके। और आज यह मतदान होने जा रहा है। अगर पूरे बात करें पूरे इलाके की, तो 180 पोलिंग बूथ हैं और तमाम बूथों पर ही भीड़ जो है वो नजर आ रही, लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और अभी तभी जो प्रतिशत जो आया था 22.51, तो ऐसे में निश्चित रूप से अभी कुछ देर बाद और आंकड़ा अपडेट होगा, तो वो नया प्रतिशत आएगा, वो कुछ बढ़ा हुआ इससे और ज्यादा नजर आएगा। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। 11 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है वो है 22.51% और ये आंकड़ा और ज्यादा तेजी से अब बढ़ना चाहिए। हम भी अपनी तरफ से आप सभी से ही अपील करते हैं, आदमपुर क्षेत्र के लोगों से खासतौर पर यह अपील है कि अपने घरों से निकलिए और वोट का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम कीजिए। आपकी पसंद कोई भी हो सकता है, उम्मीदवार कोई भी जिसे आप पसंद करना चाहें, और अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं तो एक नोटा का भी विकल्प होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन निकलिए जरूर अपने घर से, इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए और वोट करने के लिए जाइए। वोट करने के बाद जब आपकी उंगली पर निशान लग जाएगा तो उसके बाद आप हमें भी अपनी फोटो भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश भी हो रहा है बार बार टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ, 9999432146, 4 बार 9 फिर 432146, इस नंबर पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। आदमपुर की शान आप बनिए। यह नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप
अपनी तस्वीर जो है वो साझा कर सकते हैं। फिर हम भी आपकी जो तस्वीरें होंगी उनको दिखाएंगे और आलमपुर की शान आपको बना करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप अपनी फोटोज भी भेज सकते हैं सेल्फी लेकर के और आदमपुर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालिएगा। आदमपुर में आज महासंग्राम के लिए आखिरी दिन है और आज मतदान करना है। आपको फैसला लेना है कौन आपका जनप्रतिनिधि होगा, लेकिन उसके लिए आपको वोट करना होगा।